राजनीति समाज का आईना है और शिक्षक भी समाज का एक आईना है। धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, क्योंकि अखिलेश जी राजनीति के आधार पर धर्म करते हैं। ये नकली खाद हमारे यहाँ के दो माननीय विधायकों की सहमत से जुड़ी हुई मिली भगत से, दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन इसके लिए उनका सिंडिकेट बना हुआ। अपनों की ही जड़ें काटी हैं, अपने घर की काटी है, जिन्होंने पाला पोसा, जिन्होंने उनको बड़ा किया, सब कुछ इन्होंने अपना नाम दिया, इसके बावजूद उनकी जड़ें काट करके उनको रिक्शा परवाह भेज दिया। इतना अहंकार तो मैंने किसी युग में नहीं देखा है कि महाबली या बाहुबली होती है। वो जो हमारे आगे पीछे जनता खड़ी हुई है, ये बाहुबली है। कितना भला कर देता है जाति विशेष का। देखिए, केवल वोटर के लिए राजनीति होती है। देखिए, वोटर के लिए राजनीति होती है और नहीं भी होती। क्या मानते हैं, गीता के उपदेशों को कितना मानते हैं नेता? नहीं, बिल्कुल नेता मानते हैं। 11 विरासतें चली गई हैं, सबसे पहले उनको वापस लाना। तो उसी कैसे मानते हैं, भाजपा कांग्रेस दोनों? क्या सपा के विधायक रह के इतना सक्षम हो पाएंगे? जी आपको कांग्रेस या भाजपा ही के साथ पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी तो इस स्थिति में है नहीं कि सरकार बना सके। या जमीनी लड़ाई समाजवादी पार्टी क्यों नहीं लड़ती, चाहे वो किसान की हो, मजदूर की हो, एक आम आदमी की हो? जो मेरे बच्चे का क्रेशर है 2 महीने से बंद है, क्योंकि मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैंने कहा बंद हो जाने दो। जब शिक्षक महोदय अब एक नेता के तौर पर पहुँचेंगे तो क्या लगता है वो गुरु दक्षिणा देंगे गुरु को? एकलव्य ने जानते हुए भी कि मेरी आज से ये गुरु दीक्षा देने, अंगूठा में गुरु दीक्षा दे रहा हूँ, अंगूठा काट रहा हूँ, तो मेरा जो तुम्हारी धनुष विद्या है आज के बाद खत्म हो जाएगी। तब भी उसने दी थी, तो मैं तो अंगूठा थोड़ी मांग रहा हूँ, अंगूठे से केवल एक बार बटन दबाना चाहता हूँ। ये तो बहुत छोटी सी गुरु दीक्षा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार में पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं और अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं आज एक ऐसी शख्सियत के साथ जो रिटायर्ड शिक्षक हैं और अब राजनीति की ओर रुख किया है उन्होंने, और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे सर चंसोरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक शिक्षक के तौर पे एक बेहतरीन कैरियर, एक उदाहरण देने वाला कैरियर जैसा कि आपका रहा, बहुत से आपके पढ़ाए हुए छात्र जिले में, फिर एकदम से राजनीति की ओर का रुख, कैसे हुआ ये बदलाव? देखिए, शिक्षक और राजनीति दोनों एक दूसरे की पूरक होते हैं। राजनीति समाज का आईना है और शिक्षक भी समाज का एक आईना है। बच्चों के लिए वो दिखाता है कि हमें बच्चों को कैसे बनाना है, और जो जैसा बच्चा है उसके रूप शिक्षक उसके साथ शिक्षा दे करके और उसको उस मार्ग पर प्रशस्त करता है कि वो अपने शिखर पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार एक राजनीति भी एक आईना है कि हमें अगर विकास करना है तो उस विकास के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और उसकी क्या अहर्ताएँ होंगी, मानी योग्यताएँ होंगी, और किस हम कौन सी बात को सामने रख करके शासन के सामने और अधिक से अधिक राशि क्षेत्र के विकास के लिए ला सकते हैं, तो ये एक राजनीति का एक काम होता है। तो अगर धार्मिक प्रवृत्ति की बात देखी जाए तो एक बहुत बड़ा टेम्पल आपके द्वारा बनवाया गया है, तो आध्यात्म, शिक्षक और राजनीति कैसे सब तालमेल बनता है? धर्म, अध्यात्म, राजनीति, शिक्षक, समाज, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ किसी के पास नहीं है तो व्यक्ति ही अधूरा है। तो ये सभी व्यक्तियों के पास होना चाहिए। शिक्षा भी होना चाहिए और अध्यात्म भी होना चाहिए, धर्म को भी मानना चाहिए और राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि साम दाम और दंड विभेदा और नृप उस बसाए नाथ कह वेदा। माने जो राजा बनता है उसके पास सभी कुछ होना चाहिए। और राजा का मतलब ये होता है कि जो प्रतिनिधि होता है किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो सरपंच हो, चाहे विधायक हो, और चाहे तुम्हारा सांसद हो, तो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये सभी एक तरह से राजा की इनको उपाधि दी जाती है। तो इसके पास सभी गुण होना चाहिए और मेरे पास वो सभी गुण हैं, ईश्वर के दिए हुए हैं। आपने जैसा माना कि मैंने 42 साल शिक्षा विभाग में शिक्षक रहा, इसमें 37 साल में एक ही विद्यालय में रहा, गणित का व्याख्याता रहा। और गणित भी एक राजनीति ही है, क्योंकि हम अगर गणित नहीं आती है किसी भी काम करने के लिए तो हम ना तो परिवार को संभाल सकते हैं,
ना घर को चला सकते हैं और ना अपनी राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं और ना मोहल्ले को चला सकते हैं, ना प्रदेश को चला सकते हैं, ना देश को चला सकते हैं। वो भी एक गणित ही है। तो हमें चूँकि जैसे हमने देखा, आपने देखा कि मैंने अपने गणित का या अपनी शिक्षा का उपयोग करके और विद्यालय को किस तरह से व्यवस्थित किया, लड़कों को ऐसा बनाया कि वो अपने अपने घर के आज चिराग हैं और बड़े बड़े पदों में, यहाँ तक कि मेरे पढ़ाए हुए लड़के 2-3 IAS ऑफिसर भी हैं। IAS तो बहुत सारे हैं, IPS भी हैं, IFS भी हैं और तहसीलदार भी बहुत से हैं, SDM भी हैं और बहुत सारे छतरपुर ज़िले में ही बहुत सारे शिक्षक हैं। तो वो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, हम कहते हैं अगर छोटी सी परचून की दुकान भी रखे हुए है तो वहाँ बड़ी ईमानदारी से काम करके और अच्छा पैसा कमा रहा है। तो मुझे इसी बात की खुशी होती है और मैं इन छात्रों की दम पे और अपने शिक्षक बंधुओं के दम पे, जो चूँकि शिक्षक की मैंने राजनीति की, संगठन की फुल समय राजनीति की, सभी शिक्षक कांग्रेस का लंबे समय तक मैं अध्यक्ष रहा, इसके बाद राजपत्रित का बहुत समय तक अध्यक्ष रहा, फिर संयुक्त मोर्चे का भी अध्यक्ष रहा। लेकिन अगर एक बार निर्वाचित हो गया मैं, तो मैं ऐसा समन्वय बना लेता हूँ सभी साथियों से कि फिर वो मेरा विरोध नहीं करते हैं। और ये मैं भी आज भी कह रहा हूँ कि अगर मैं एक बार विधायक बन गया तो मैं ऐसे विकास कार्य करूँगा और लोगों को ऐसा सहयोग करूँगा कि फिर मुझे दोबारा क्षेत्र में वोट, माने जब चुनाव के समय वोट मांगने नहीं आना पड़े, ऐसा मुझे काम करना है। जैसा कि अभी बीते रोज़ राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे सपा के, किस तरह का उनके कैंपेनिंग और उनके सभा के बाद क्या बदलाव देखते हैं? उन्होंने मंदिर में जाके पूजा भी की आपके साथ, कितना बदलाव देखते हैं उनके आने के बाद? देखिए, हमारे जो समाजवादी पार्टी के आधार हैं, स्तंभ हैं, वो माननीय मुलायम सिंह श्रद्धेय रहे, उन्हीं के पुत्र अखिलेश जी हैं। और समाजवाद का मतलब है कि सभी धर्मों को, सभी समाजों को लेकर एक सूत्र में बांध करके और चलना, और वही हमारे माननीय अखिलेश जी की विचारधारा है। तो वो धर्म को भी मानते हैं और राजनीति से जोड़ते भी हैं और राजनीति से अलग भी करते हैं। माने धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। जैसे तुम देखते हो कि दूसरे दल जो हैं धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, जबकि अखिलेश जी राजनीति के आधार पर धर्म करते हैं। और वह उनका कल तुमने आपने उदाहरण देखा कि राजनीति करते करते और वो बढ़िया प्रेम प्रतीक मंदिर में राधा कृष्ण की दर्शन करने गए, और दर्शन ही नहीं किए, विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद आरती की और पंडित जी को प्रदक्षिणा दी, प्रसाद लिया। और तो ये आप देख रहे हैं कि राजनीति से धर्म की ओर अग्रसर हुई। मंच से उनके उद्बोधन के बाद आपने बहुत सारी चीज़ें गिनाई थी कि क्या क्या चला गया, क्या बताएंगे जरा आपने हमारे दर्शकों को, क्या उपलब्धियां थी जो यहाँ से चली गई? देखिए, हमारे क्षेत्र में विगत 20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि जो भी राजनीति करते हैं और विधायक बन जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों में लोगों को उलझाए रहते हैं। जिस बात पे विकास होना है उस बात पे ध्यान नहीं देते। जैसे हमारे छतरपुर ज़िले की 11 विरासतें ऐसी चली गई जिनसे हमारा हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पहली विरासत गई, आपने इंटरनेशनल हवाई अड्डा चला गया जिसमें हज़ारों करोड़ रुपया लगा, जो का तो बस खड़ा है, कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकार हमारी NTPC चली गई जिसमें 7,000 एकड़ ज़मीन अधिकृत की गई और उसमें 3,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। 300 करोड़ रुपए से बाउंड्री वाल और अंदर का डेकोरेशन, रोड, सड़कें, नाली बनाई गई। लेकिन आज वो 7,000 एकड़ ज़मीन कि न तो कोई फसल पैदा हो रही है, न कोई उद्योग लग रहा है। अगर हमारी NTPC रहती तो NTPC में 22,000 लोगों को रोज़गार मिलना था। अब 22,000 लोगों को जब रोज़गार मिलता तो आप सोचिए कि 22,000 तो कर्मचारी होते, भले वो छोटे से लगा के बड़े तक होते। तीसरी चीज़ आपने देखी कि हमारा आबा आबाया मेडिकल कॉलेज 2018 में मेडिकल कॉलेज की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने आधारशिला रखी, घोषणा की, लेकिन हमारे पूर्व मंत्री माननीय ललिता जी का विरोध नहीं कर पाई। तो हमारे जो वहाँ के प्रतिनिधि थे नरोत्तम मिश्रा जी, जो गृह मंत्री हैं वर्तमान में, वो अपने दतिया ले गए और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बन गया। तीसरा भी वर्तमान में आपने देखा कि हमारे महाराजा कॉलेज का अस्तित्व पूर्णतः खत्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? कि विश्वविद्यालय खोला गया, 440 एकड़ ज़मीन अधिकृत की गई, मुआवजा भी बढ़ गया, लेकिन ना बाउंड्री बन रही है, ना कुछ हो रहा है। जब जनता का दबाव पड़ा तो उन्होंने महाराजा कॉलेज का अस्तित्व खत्म करके उसी के ऊपर नेम प्लेट लगा दी विश्वविद्यालय की।
अभी अभी आपका 2022-23 में 700 करोड़ रुपए आया था ओवरब्रिज बनने के लिए छतरपुर में। तो ओवरब्रिज को चंद लोगों का नुकसान हो रहा था, दुकानें टूट रही थी, तो उन चंद लोगों के द्वारा स्थानीय नेताओं, विधायकों, मंत्रियों को साध करके जो भी प्रलोभन दिया गया हो या निवेदन किया गया हो, और हमारा ओवरब्रिज अधर में लटका हुआ। आपने बस स्टैंड में देखा होगा एक रैन बसेरा बना था, जो हमारे गरीब लोगों के लिए 10 रुपये 20 रुपये रूप में रात्रि विश्राम करने के लिए जगह थी, उसको तोड़ दिया गया। और एक ही पार्टी के 2 नेताओं के अहंकार के कारण आज वहाँ पर गंदा पानी भरा हुआ है। फिर आपने देखा कि हमारा जो नर्सेस ट्रेनिंग सेंटर था, जिसमें कई जिलों की नर्सें यहाँ ट्रेनिंग लेने आती थी, वो हमारा नर्सेस सेंटर उठा करके दूसरे क्षेत्र के नेता उठा के ले गए। फिर आपने देखा होगा कि हमारा महिला बाल विकास का सेंटर छतरपुर में था, वो भी दूसरे क्षेत्र के नेता यहाँ से ले गए। फिर आपने देखा कि आकाशवाणी थी, वो भी हमारी यहाँ से चली गई। तो कोई चीज़ लाना तो दूर, जो हमारी विरासत थी, हमारे पूर्व में लोगों ने लाए थे, वो लोग ही नहीं बचा पाए, चूँकि इनमें विरोध करने की क्षमता नहीं है। और नया तो मुझे 20 साल में केवल एक अस्पताल ज़रूर दिख रहा है कि अस्पताल की बिल्डिंग बनी है, उसको नहीं नकारा जा सकता है। लेकिन उस अस्पताल की बिल्डिंग की आप व्यवस्थाएँ देखिए कि ना तो उसमें पर्याप्त स्ट्रेचर हैं, ना पर्याप्त पलंग हैं, और जो मशीनें हैं उनके लिए ऑपरेटर नहीं है, और बहुत सारी मशीनें नहीं हैं। बाहर से लोगों को छोटी छोटी बीमारी के लिए टेस्ट कराना पड़ते हैं, लोगों को हज़ारों रुपया बर्बाद होता है। कोई मरीज़ छोटा सा भी अगर घायल अवस्था में है, एक्सीडेंटल है, तो अगर हमारा पास सुविधाएं हों तो उसकी जान को बचाया जा सकता है। तो यहाँ के डॉक्टरों ने तत्काल उसको देखा कि हमारी क्षमता से बाहर है, कोई हमारे पास साधन नहीं है, तत्काल रेफ़र कर देते हैं, और झांसी जाने के पहले वो अपना दम तोड़ देता है। तो हमारे अस्पताल की ये व्यवस्था है। छतरपुर की सड़कों की आपने हालत देखी होगी कि डाक खाने चाहे माने पन्ना नाके से लगा के बस स्टैंड तक साल में 2 बार बनती है, और दोनों बार उखड़ जाती है। अब सोचिए कि कितना रुपया खर्चा होता होगा। अगर एक बार स्थायी रूप से बना दी जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद एक लंबे समय तक ना उखड़े। डिवाइडर की हालत आप देख ही रहे हैं कि सड़कें चौड़ी नहीं हैं और डिवाइडर चौड़ा बना दिया गया, तो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि छतरपुर प्रॉपर के जो शहर है, शहर के अंदर सड़कों के बीचों बीच लाइट के खंभे गड़े हैं, छोटे छोटे माने पेड़ लगे हुए हैं, उनको नहीं तोड़ा गया तो आए दिन गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, बच्चों की मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट होते हैं, तो आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। तो शहर की तमाम ये समस्याएं हैं इसकी। लेकिन अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपको क्या लगता है छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या छूता है, कहाँ परेशान है ग्रामीण क्षेत्र का किसान और एक आम आदमी? अब जब किसान की आपने बात उठाई, तो किसान के बारे में आपको बता दूं, शायद बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं होगा कि हमारे वर्तमान में 2 विधायकों की मिली भगत से लोहानी में एक मिनरल्स है, खदान है माइनिंग की, वहाँ से मिट्टी जाती है, और बंडा में एक फैक्ट्री बनी हुई है, वहाँ पर खाद बनाई जाती है उस मिट्टी से, जो उसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो यूरिया वहाँ पर ना जो खाद बनती है, इफ़को मानी DAP इफ़को अन्नदाता उसका नाम रखा जाएगा। और जो इफ़को माने आपकी जो खाद आती है ओरिजिनल DAP इफ़को वो ओरिजिनल है, और DAP इफ़को अन्नदाता ये नकली खाद है। ये नकली खाद हमारे यहाँ के 2 माननीय विधायकों की सहमत से जुड़ी हुई मिली भगत से, दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन इसके लिए उनका सिंडिकेट बना हुआ है। हज़ारों रुपए भी समय चल रहा है। अब हमारे माननीय फॉर एग्जाम्पल कि हमारे ज़िले के लिए 1 लाख टन यूरिया की आवश्यकता है, तो हमारे अधिकारियों के द्वारा जानबूझ करके 20,000 टन का ही ऑर्डर किया जाएगा, और जैसे वो 20,000 टन आएगी तो उसमें मारामारी पड़ेगी। जो लोग उसको जानते हैं तो ब्लैक में ख़रीद करके अपने खेत में डाल लेते हैं। जिन किसानों को ज्ञान नहीं है वो किसान आपकी फिर कौन सी खाद लाते हैं, DAP इफ़को अन्नदाता, जो वर्तमान में क्षेत्रीय विधायक कहीं ना कहीं उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। और जब वो खाद के द्वारा फसल बोई जाती है तो या तो फसल पूर्णतः नष्ट हो जाती है, नहीं तो फसल आने के पहले तक कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है। तो ये छतरपुर में बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर अधिकारियों से मिली भगत से ये काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, इस पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा। विधायक की बात ही कर ली है तो सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए, कुछ दिन पहले भी बसपा के प्रत्याशी को चुखरवा कह दिया, आपको भी वहाँ इन्वॉल्व किया गया कि आप भी अभी भाजपा के एजेंट हैं, कहीं उनकी गाड़ी में बैठे नजर आएंगे बाद में आखिरी तक, क्या कहेंगे? आप इस बात को तो जानते हैं कि ना तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भाजपा के कार्यालय गया हूँ, ललिता जी के घर मात्र पूरी
40 साल की इस छतरपुर में रहते हुए मैं मात्र एक बार गया हूँ। कुछ ज़मीनी ऐसे आंकड़े फंसे थे, उसके कारण मुझे जाना पड़ा था। इनके यहाँ तो मैं जाता भी रहा। अब बात रह गई चुखरवा की। देखिए, तो चुखरवा शब्द होता है कि माने जड़ों को काटना। अगर आपने खाद ही ज़मीन में लोकल डाल दी तो बिना काटे जड़ आपकी फसल नष्ट हो गई। और इन्होंने तो अपनों की ही जड़ें काटी हैं, अपने घर की काटी है, जिन्होंने पाला पोसा, जिन्होंने इनको बड़ा किया, सब कुछ इन्होंने अपना नाम दिया। इसके बावजूद उनकी जड़ें काट करके उनको रिक्शा पुरवा भेज दिया गया। आज उतने मानसिक रूप से कितने प्रताड़ित हैं, अगर आप सामने जा कर के देखो तो आपको लगेगा। तो ऐसी जिनकी जैसी सोच होती है, जिनके जैसे कर्म होते हैं, उनको उसी प्रकार का चश्मा लग जाता है। दुनिया वैसी देखती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई नशा करने वाला है किसी भी प्रकार का, अगर वो बारात में भी जाता है तो एक दिन में उसको अपने साथी तलाश लेता है। इसी प्रकार जिसको जो जैसा होता है उसको प्रत्याशी भी वैसी ही दिखते हैं। तो अब वो उनकी सोच है, जैसा उनके ऊपर चश्मा चढ़ा है वैसा उनको दिख रहा है। बड़ा अच्छा उन्होंने एक कार्टून बनाया है। हम थोड़ी गोरे हैं तो हमारे पास सामने गोरा चूहा रखा है। बब्बू राजा जी थोड़ी कम गोरे हैं तो उनके सामने सांवला चूहा रखा है, और वो चूहों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इतना अहंकार तो मैंने किसी युग में नहीं देखा है कि एक मानव है भाई, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य में मनुष्यता होना चाहिए। चूहापन कहाँ से आ जाएगा भाई? हर आदमी के अंदर जो जीन्स होते हैं, जैसे आप भैंस है तो भैंस ही रहेगी, गधा है तो गधा रहेगा। तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य रूप में अवतार लिया है, जन्म लिया है, तो हम मनुष्य रहेंगे, चूहे कहाँ से हो जाएंगे? एक तरफ जैसे देखें तो पूर्व राज्य मंत्री हैं, एक तरफ निवर्तमान विधायक हैं, बब्बू राजा साहब भी मैदान में पहले उतर चुके हैं। आपकी हाल ही में एंट्री हुई और आप चुनावी मैदान में, कैसे देखते हैं आप, किस जगह देखते हैं इन सब के बीच में अपने आप को? शिक्षक एक ऐसा प्राणी है जो सभी जगह जा कर के इन्वॉल्व हो सकता है। मैं जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, हमारे माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जी पहले शिक्षक ही थे, और जैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई तो बीजेपी और कांग्रेस वाले कहते थे क्या कर लेंगे। और फिर आपने देखा कि इतने बड़े प्रदेश में कितने समय शासन किया, बड़ी पार्टी बनाई, बहुत सारे सांसद भी 20-20 सांसद लेकर के लोकसभा पहुँचे, और आज उनका पूरे देश में नाम है। और उनके पुत्र भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं समाजवादी से जुड़ गया। आपने सुना होगा कि चाणक्य नीति आज भी चलती है। चाणक्य भी एक शिक्षक ही थे, बड़े से बड़े राज्यों को हिला दिया था। तो हमें अगर वो शिक्षक मानते हैं आप लोग तो ठीक है, हम भी चाणक्य नीति पढ़ते हैं, मुलायम सिंह जी के आदर्शों को चयन करेंगे, उनके आदर्शों पर चलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये कोई पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक होना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो महाबली या बाहुबली होती है, वो जो हमारे आगे पीछे जनता खड़ी हुई है, ये बाहुबली होती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी स्वर्गीय भी हार गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हार गए थे। तो ऐसा कौन ऐसा देश में आज तक है जो ना हारा हो, बड़े बड़े मंत्री ना रहे हो। तो पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक का हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनता चाहेगी तो उठा के पटक देगी। बहुत कम समय मिला आपको प्रचार प्रसार के लिए, बहुत देर आपका आना हुआ। ये जिस तरीके का दौर चल रहा था, पूर्व प्रत्याशी जितने भी हैं वर्तमान में अन्य पार्टियों के, वो सब बड़े सक्रिय थे। इतना बड़ा क्षेत्र है, कैसे कवर कर पा रहे हैं, कैसे पहुंच पा रहे हैं, सभी लोगों तक बात कैसे पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, मानसिक रूप से मैं 1 साल पहले से तैयार था कि मुझे सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव लड़ना है, और उसकी जो डॉक्यूमेंट्री तैयारी होती है अंडरग्राउंड, वो मैं करता रहा हूँ, खुल के नहीं आया। हाँ, अभी ज़रूर मुझे चूँकि 3 महीने सेवानिवृत्त हुए हैं तो इसके लिए मुझे समय कम है। लेकिन चूँकि मैंने एक ही संस्था में 37 वर्ष काम किया है, तो छतरपुर की तो मुझे हर कुलिया में, हर गली में, हर मोहल्ले में लोग बाग जानते हैं। और आपका ये मान के चलो कि कदारी से महेवा तक और ढड़ारी से आपकी नेवारी तक, इस क्षेत्र में तो मुझे हर गांव में मेरे 50-100 बच्चे पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा महेवा के बाद का और कोण तक का जो सेक्टर है, ये थोड़ा सा मेरे लिए ज़रूर कठिन है। इसमें मेहनत कर रहा हूँ मैं, और कितना कवर कर पाता हूँ ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मुझे इसके बाद जो आपके 30-40 बूथ हैं, इसके बाद करीब 200 बूथों में मुझे कोई परेशानी नहीं है, वहाँ नहीं है। आपकी जो छवि रही है, मैंने जो सुन रखा है, एक स्ट्रिक्ट शिक्षक के रूप में, डिसिप्लिन शिक्षक रहे हैं आप। उसके बाद जैसे आपने ही बताया कि कितने सारे IAS IPS अन्य विभिन्न पदों में, राजनीति में, और क्या लगता है
जब शिक्षक महोदय अब एक नेता के तौर पर पहुंचेंगे, वो जो गुरु थे, तो क्या लगता है वो गुरु दक्षिणा देंगे गुरु को? देखिए, गुरु दक्षिणा की यहाँ कही बात तो हमारा देश में सनातन धर्म में हमारे तो इतिहास है कि एकलव्य ने ये जानते हुए भी कि मेरी आज से ये गुरु दीक्षा देने, अंगूठा में गुरु दीक्षा दे रहा हूँ, अंगूठा काट रहा हूँ, तो मेरा जो तुम्हारी धनुष विद्या है आज के बाद ख़त्म हो जाएगी। तब भी उसने दी थी, तो मैं तो अंगूठा थोड़ी मांग रहा हूँ, अंगूठे से केवल एक बार बटन दबवाना चाहता हूँ। तो ये तो बहुत छोटी सी गुरु दीक्षा है। और मुझे जो लग रहा है कि चूँकि मैं, जो आपने कहा कि अनुशासन, तो मैंने बताया कि जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी दिखाई देती है। चूँकि मैं अनुशासित रहा, मैंने कभी आज तक किसी बच्चे के सामने या अकेले में भी कभी किसी प्रकार का अमल नहीं किया, ये आप लोग सब जानते हैं। किसी प्रकार का ऐसा मेरे ऊपर अवगुण नहीं रहा कि जिससे मेरी छवि को कलंक लगे। तब मैं 1 साल 34 वर्ष एक विद्यालय में रह पाया हूँ, जिनको मैंने पढ़ाया, फिर उनके बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है। तो बच्चे, मैं स्ट्रिक्ट भी रहा, अनुशासित भी रहा, लेकिन हाँ, इस प्रकार का स्ट्रिक्ट कभी नहीं रहा हूँ कि मैंने बच्चों के प्रति सौंपना न रहा हो। तो मैं बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ, मुझे आशा है कि मेरा समर्थन करेंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से राजनीतिक माहौल चल रहा है, ये धारणा हो गई है आमतौर पर कि जो जिस जाति का है उस जातिगत वोटर पे, ब्राह्मण कैंडिडेट है तो वो ये समझ के चलता है कि सारा ब्राह्मण कैंडिडेट मेरा है, यादव कैंडिडेट है या लोधी कैंडिडेट है, राजपूत है। लेकिन वो वोटर को गिनता ज़रूर है, लेकिन जाति विशेष के लिए या अपने समाज विशेष के लिए करता कोई कुछ नहीं है। किस तरह से देखते हैं आप कि जिस तरह से अगर ये बात आ जाती, समाजवाद की ही बात ले लें, हर व्यक्ति का पहले ये बात आती है कि समाजवादी पार्टी यानी यादव तो सपोर्टर हैं ही। आज आप भी ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। समाज का अगर बात है तो जाति की, किसी भी जाति की बात कर लें, कोई भी नेता कितना भला कर देता है जाति विशेष का, केवल वोटर के लिए राजनीति होती है वो। देखिए, वोटर के लिए राजनीति होती है और नहीं भी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में बच्चे की शादी हो तो आपके घर में निमंत्रण में आने वालों की संख्या उसी जात की ज़्यादा होगी जिस घर में शादी हो रही होगी, जिस जात की। इसी प्रकार जिस जाति का शादी होगी, अब वही व्यक्ति अगर नेता बन जाता है तो स्वाभाविक है कि उसके चारों ओर उस वर्ग के लोग ज़्यादा होंगे। अगर ब्राह्मण नेता है तो ब्राह्मण लोग ज़्यादा होंगे, यादव नेता है तो यादव लोग ज़्यादा होंगे, क्षत्रिय नेता है तो क्षत्रिय लोग ज़्यादा होंगे। लेकिन किसी एक जात को लेकर के क्या कभी कोई चुनाव जीत पाया है? क्या कभी चुनाव जीता जा सकता है? हाँ, समर्थन मिलता है, उसको अपनी जात में थोड़ा सा गर्व रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और रहना चाहिए। जैसे अगर हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू होने का गर्व है, मोहम्मदन है तो उनको मोहम्मदन होने का गर्व है, कोई यादव है तो उसको यादव होने का गर्व है, हम ब्राह्मण हैं तो हमें ब्राह्मण होने का गर्व है। तो ये तो गीता में लिखा है कि जो जैसा करता है, माने आपको कर्म करिए, फल मुझे देना है, और अपने धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप अपने धर्म में अड़ग रहिए और धर्म के अनुरूप काम करिए, ऐसी कोई बात नहीं, उसमें कर्म है और कर्म के आधार पर भी हमारा जाति विभाजन किया गया। मानते गीता के उपदेशों को कितना मानते हैं नेता? नहीं, बिल्कुल नेता मानते हैं और नेताओं को मानना पड़ेगा, और जो नेता नहीं मानेगा वो नेता ही नहीं है। क्यों नहीं मानना पड़ेगा? जैसे हम ही हैं, ब्राह्मण हैं, ठीक है, क्या हम ब्राह्मण वोटों को लेकर जीत सकते हैं? ये समाजवादी के हैं तो क्या अकेले वही जीत सकते हैं क्या? तो समाजवादी सभी जातियों से मिलकर के बनी है, ठीक है। उसका यादव शीर्ष नेता रहा है, लोगों को उनके प्रति अपनी आस्था है, विश्वास है, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ भी पहले रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि ब्राह्मण में नेता नहीं रहे हैं, तो ब्राह्मण भी नेता रहे हैं। पंडित श्रीनिवास तिवारी रीवा में रहे हैं, कमलापत त्रिपाठी आपकी यूपी में रहे हैं, विद्याचरण श्यामाचरण आपके छत्तीसगढ़ में रहे हैं, वो यादव ब्राह्मणों के नेता रहे हैं। अब हम तो गर्व महसूस करते हैं कि अगर अपने वर्ग को लेकर के कोई चलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम अपने को लेकर चले और दूसरों को नज़रअंदाज करें। वोटर न समझे उसको वोटर न समझें, अपना भाई समझें और पूरे समाज को अपना भाई समझें। हमें अपनी जात का ठीक है ज़्यादा वोट मिल सकता है, लेकिन हमारे सभी भाई हैं, सभी मनुष्य हैं। मनुष्य के अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, वही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्यता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ना कोई बड़ी जाति है, तो मनुष्यता होना चाहिए हमारे अंदर। बीपी चंसोरिया साहब को जनमत मिलता है, जनता आशीर्वाद देती है, ड्रीम विजन क्या है छतरपुर विधानसभा? हाँ, मेरा सबसे बड़ा विजन तो ये है कि जो हमारी 11 विरासतें चली गई हैं, सबसे पहले उनको वापस लाना, कि गई क्यों और कैसे वापस लाई हैं। दोषी कैसे मानते हैं, भाजपा कांग्रेस? दोनों, क्योंकि इस पीरियड में भाजपा के भी विधायक रहे हैं और कांग्रेस की विधायक रहे। सरकार ने ये काम नहीं किया। ये सरकारें कोई भी हो, क्या सपा के विधायक रह के इतना सक्षम हो पाएंगे कि? जी हाँ, आज विधायक एक बहुत बड़ा सक्षम व्यक्ति हो जाता है
तब जनता उसको चुनती है। अब उसकी योग्यता है। अब जैसे आप कहो कि हमारी माननीय ललिता जी भी विधायक थी और नरोत्तम मिश्रा जी भी विधायक थे, दोनों एक ही पार्टी की थी, दोनों सीएम, दोनों मंत्री थे, तो भैया नरोत्तम मिश्रा जी हमारा मेडिकल कॉलेज क्यों ले गए? ये हमारे ग्वालियर आपका 100 किलोमीटर पे और 70 किलोमीटर पे और 30 किलोमीटर झांसी पे, छतरपुर से आपके 130 किलोमीटर के पहले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो वो क्या था, उनकी योग्यता थी, अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी पावर के आधार पर वो ले गए। अगर हमें ताकत होगी हम उनको ले आएंगे। जाना तो आपको कांग्रेस या भाजपा ही के साथ पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी तो इस स्थिति में है नहीं कि सरकार बना सके या मेजॉरिटी में हो। समाजवादी इस स्थिति में आ रही है कि बिना समाजवादी के कोई सरकार नहीं बना पाएगा, और जब हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा तो हम जैसा चाहेंगे सरकार को वैसा करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी से पिछली बार 18 में मैंने सवाल पूछा था। मध्य प्रदेश की जनता विकल्प चाहती है, बेहतर चाहती है। समाजवादी ने एक बार पहले भी 7 विधायक दिए, लेकिन अक्सर होता ये है और होता आया है, मैंने 4-5 विधानसभा चुनाव देखे, जब चुनाव आता है 5-6 महीने पहले समाजवादी सक्रिय हो जाती। ज़मीनी लड़ाई समाजवादी पार्टी क्यों नहीं लड़ती, चाहे वो किसान की हो, मजदूर की हो, एक आम आदमी की हो। ज़मीनी लड़ाई लड़ने कैंपेनिंग कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प के तौर पर ज़मीनी स्तर पर समाजवादी स्थापित क्यों नहीं कर पा रही अपने आप को, जबकि जनता विकल्प चाहती है? मैं जो मेरा अभी तक का अनुभव है, जो मैंने देखा है कि आज के ज़माने में लोगों में दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है और भय इतनी जल्दी हो जाता है कि कहीं हमारे ऊपर कोई छापा घल के हमारा सब कुछ कार्यक्रम ठप न कर दिया जाए। जैसे आज की स्थिति में मेरा जो मेरे बच्चे का क्रेशर है 2 महीने से बंद है, क्योंकि मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैंने कहा बंद हो जाने दो, बिक जाएगा और क्या करेगा। मेरी जब विधायक से बात हुई तो उन्होंने कहा था हम क्रेशर भी बंद कराएंगे, आपके ऊपर FIR करवाएंगे, सस्पेंड भी कराएंगे। उन्होंने सब कुछ किया, तो कोई दिक्कत नहीं। इतने डराओगे, गोली तो मार नहीं दोगे, जान ले नहीं लोगे, एक बार करोगे। जब आदमी इतना मजबूत हो जाता है और आदमी के ऊपर जितना अत्याचार किया जाता है तो सामने वाले को लगता है कि मैंने अत्याचार कर लिया, लेकिन प्रकृति के रूप में वो उतना ही मजबूत हो जाया करता है। तो फिर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाएगी, ये कहीं कुछ नहीं होता। फिर अगर आप मजबूत हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक परेशान नहीं हो सकते। तो अब मेरे अंदर तो बजरंगबली की, भगवान राम की, नरसिंह भगवान की और राधा कृष्ण जी की इतनी बड़ी कृपा है कि एक शिक्षक होते हुए भी मैंने 2002 में आपका बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनवाया हनुमान जी का, 2014 में बनवाया राम अवतार माने राम दरबार का, और 2023 में आपके सामने प्रेम मंदिर के रूप में जो मुझे मंदिर को जो प्रतिष्ठा, मंदिर का जो मुझे प्रतिष्ठा मिली, और जो मुझे लोग बाग ये मानते थे कि नंबर 1 वाले चौसौरिया मार साहब, अब वो प्रेम प्रतीक मंदिर वाले मार साहब मानने लगे। जो मेरा 37 साल का उपसर्ग लगा हुआ टाइटल उपसर्ग लगा हुआ था, वो उपसर्ग राधा रानी ने 3 महीने में ख़त्म कर दिया। अब मुझे प्रेम प्रतीक मंदिर के चौसौरिया मार साहब के नाम से जानने लगा, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो वो राधा रानी की कृपा है, और मुझे लगता है कि मुझे कृपा दिखाई देने लगी है कि 15 तारीख आते आते ऐसी लहर चलेगी, लोगों के अंदर दिल में करंट लगेगा, कोई जाके साइकिल का बटन दबा देंगे और उनको समझ में नहीं आएगा कि हम क्यों दे आए हैं वोट, और मुझे भारी बहुमत से जिता देंगे। दीपावली का महापर्व है, लोकतंत्र का भी महापर्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से, पूरे विधानसभा क्षेत्र के? हाँ, मैं क्षेत्रवासियों को जो अपील करना चाहूँगा, मैंने जो अपना एक पर्चा बनवाया है, एक तरह से मेरा वो विजन है, उसमें जो मैंने बोला कि विरासतें जो चली गई वो भी लिखी हैं, मुझे क्या करना है और केंद्रीय नेतृत्व के सहारे क्या किया जा सकता है, वो सब उसमें लिखा है। तो मैं पूरी जनता से ये अपील करूँगा कि ये मतदान एक ऐसा बड़ा दान है कि जो 5 साल के लिए दिया जाता है, तो उसको देने के पहले समझें, सोचें, किसी जातिवाद पर न आएँ, और योग्य प्रत्याशी को समझें कि योग्य कौन है, कर्म से भी, जन्म से ही, धर्म से भी, और फिर इसके बाद आप वोट दीजिएगा। क्योंकि कर्म से ब्राह्मण होना और जन्म से ब्राह्मण होना दोनों में अंतर है। जैसे हम जन्म से ब्राह्मण हैं, कहीं कोई शंका नहीं, हमारे माता पिता का नाम सबको पता है। कर्म से जनेऊ पहनता हूँ, कंठी की माला धारण करता हूँ, तिलक लगाता हूँ, चोटी रखाए हूँ, गायत्री का जाप करता हूँ, पूर्णतया जो एक ब्राह्मण के धर्म होते हैं। और रामचरितमानस से मैंने PhD की है, तो मैं समझता हूँ कि अब धर्म के रूप में, ब्राह्मण के रूप में तो मुझे कोई नकार नहीं सकता है।
चाहे वो बीजेपी वाले हों या कांग्रेस वाले हों, वो तो केवल राम राम कहते रहते हैं। और मैंने राम का मंदिर बनवाया, हनुमान जी का बनवाया, कृष्ण का बनवाया, और मुझे विश्वास है कि राम मंदिर कह करके मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, गुरु गोरखनाथ कहते जी योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, तो मैं राधे राधे कह के क्या विधायक नहीं बन सकता? मैं विधायक बनूंगा। तो विजन क्या यही था क्या कि उसी नक्शे कदम पे चलें? एक एग्जाम्पल था कि ऐसा हुआ तो हाँ, अगर धर्म के कदम पर और लोगों को शिक्षा दे करके और लोगों के लिए एक ऐसी विरासत दे करके अगर हम पहुंच सकते हैं तो इसमें मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और जैसे मैं सोचता हूं कि अगर मैं बन गया तो सबसे पहले तो जो जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़े हुए हैं, तो मैंने उसमें लिखा हुआ है कि जो मुझको तनख्वाह मिलेगी उसका 50% हर माह में केवल धार्मिक स्थलों में खर्च करूंगा, चाहे वो किसी भी समाज और किसी भी धर्म के क्यों ना हो। दूसरा, छतरपुर में जो खास तौर से मुझे नरसिंह मंदिर तलिया को तो मैं ऐसा चमका दूंगा कि 2-4 मोहल्ले के लोग वहाँ आकर के बैठ के आनंद की अनुभूति लिया करेंगे जैसे मंदिर में लेते हैं। और अन्य तालाबों का भी सौंदर्यीकरण करूँगा। और छतरपुर में एक ऐसा पार्क बनाने का मेरा विजन है कि आपने देखा कि छतरपुर में कोई ऐसा पार्क नहीं है कि आदमी जब दिन में तनाव में रहता है तो शाम के जाए तो वहाँ बैठे बच्चों के साथ। इन्होंने, हमारे आदरणीय विधायक जी ने मुझे सस्पेंड कराया, FIR कटवाई, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो उनको लगा कि हम सस्पेंड करा दिए। अब मैंने वो 3 साल का समय अपना 3 साल 2 महीने में सस्पेंड रहा। सेवानिवृत्त के 2-3 दिन पहले बहाल हुआ था मैं। तो मैंने उतने समय में मंदिर का बहुत अधिक समय दिया और हमारा प्रेम प्रतीक मंदिर बन गया। बच्चों की शादियों से फुर्सत हो गया, तो एक मुझे बिना किए का नौकरी का काम मिल गया। और अंत में जब मुझे बहाल किया गया तो जो 38 महीने की मेरी आधी सैलरी थी 22 लाख रुपए की मुझे मिल गई इकट्ठी, आज मेरे चुनाव में काम में आ रही है। तो उसमें तो मुझे आम के आम गुठलियों के दाम हुए, मेरे लिए वरदान हो गया निलंबन होना। तो ये थे BP चंसौरिया साहब, जिनका साफ तौर पे विज़न है कि जो 11 विरासतें छतरपुर से चली गई थी उन्हें वापस लाने का उन्हें उद्देश्य है। अगर जनता जनार्दन उन्हें सदन तक पहुंचाती है। आपको और कहता हूं कि हमारे यहाँ के जो विधायक बनते हैं, चुनने के बाद उनका मात्र एक लक्ष्य होता है कि हम ज़मीन को कैसे खोदें, चाहे वो पत्थर के रूप में हो और चाहे बालू के रूप में। तो ये सिंडिकेट बना करके ज़मीन का छलनी करते हैं। दूसरा, दारू का सिंडिकेट बना करके लोगों तक कैसे जहर पिलाया जाए और उनसे अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए। तो इनका जो पूरा सोच होता है, जो आदमी को एक सोचने के लिए 4-5 घंटे मिलते हैं, 6 घंटे, तो पूरा का पूरा सोच इनका यहाँ बदल जाता है। इसलिए हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। मैं चूँकि शिक्षक रहा हूँ, पारिवारिक जिम्मेवारियों से फुर्सत हूँ, अब सेवानिवृत्त के बाद 70,000 रुपये मुझे पेंशन मिल रही है और विधायक बन जाएंगे तो अगर उसमें 1-1.25 लाख तनख्वाह मिलेगी, इसलिए मैंने आधी तनख्वाह दान कर दी। मेरे लिए खर्चे के लिए कुछ ही नहीं है। बच्चे सब अपना अपना सेटल्ड हैं, काम कर रहे हैं। पत्नी हमारी चल बसी थी 2016 में, उन्हीं की याद में मैंने मंदिर बनवाया था। और अकेला हूँ, खर्चे की क्या आवश्यकता है? ना मुझे मकान बनाना है, ना मुझे दुकान बनाना है, ना मुझे फैक्ट्री लगाना है। जो मेरा चल रहा है उतना ही चलता रहेगा, बच्चे के लिए पर्याप्त है। तो मैं केवल क्षेत्र के विकास के लिए काम करूँगा। बिल्कुल, क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। और इस तरह से लोकतंत्र का महापर्व है, तो हम भी सभी छतरपुर क्षेत्र और जिले वासियों से अपील करेंगे कि मतदान जरूर करें और एक स्वच्छ और सफल सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।